प्यारे बच्चों, मैं उमेश वर्मा, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज हम आपको कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के संदर्भ में चर्चा करता हूँ। विद्यार्थियों, राष्ट्रवाद का पहले तो आप मतलब समझ लें। विद्यार्थियों, किसी भी देश में रहने वाले लोग जब अपने देश के प्रति समर्पण की, त्याग की, बलिदान की, सम्मान की भावना रखते हैं तो उसी सोच को हम राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, जब किसी भी देश की शासन की नीतियां जनता के हित के प्रतिकूल होती हैं तो जनता को उससे कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता है। तभी उसके मन में उन नीतियों का समापन करने के लिए एक विरोध का स्वर उत्पन्न होता है। उसके अंदर राष्ट्र रक्षा की भावना उत्पन्न होती है। वही सोच राष्ट्रवाद के नाम से पुकारी जाती है। और कुछ भारत में ऐसी ही परिस्थितियां जन्म लीं जिनके परिणाम स्वरूप भारत के निवासियों में भी अपने देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए जनता में एक भावना का संचार हुआ जिससे राष्ट्रवाद को प्रेरणा मिलती है। अब इसके बाद विद्यार्थियों, भारत में कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं जो राष्ट्रवाद के लिए उत्तरदायी बनी, उनकी सर्वप्रथम मैं चर्चा करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में तमाम सारी विदेशी आक्रमणकारियों का आधिपत्य रहा। कभी इस देश में शकों का आधिपत्य हुआ तो कभी कुषाणों का आधिपत्य हुआ, कभी फ्रांसीसी भारत पर अपना कब्जा जमाए, कभी डचों का प्रभाव रहा। इसी आक्रमण की सीरीज में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का भी आधिपत्य हुआ। विद्यार्थियों, भारत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में सन 1600 ईस्वी में दिसंबर के लास्ट दिनों में आई थी। जब यहाँ पर इसने व्यापार करना शुरू किया तो धीरे धीरे भारत में रहते हुए यहाँ की स्थितियों का इसे भान हुआ। यहाँ की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ इनके सामने आईं जिससे कि इनको लगा कि हम भारत में यदि अपना आधिपत्य जमा लें, अपना राज कायम कर लें तो भारत की शासन व्यवस्था हमारे हाथ में आ जाएगी, यहाँ का व्यापार पर कंट्रोल हमारा आ जाएगा और देश की विभिन्न संसाधनों का हम अपने हिसाब से उपभोग कर पाएंगे। ऐसी सोच इनके मन में विकसित होती है और उसको ये धरातल पर उतारने के लिए प्रयासरत होते हैं, जिससे भारतीय शासन की इन नीतियों से लगातार पीड़ित होता रहता है और उसके मन में उस शासन व्यवस्था के खिलाफ विरोध के स्वर उत्पन्न होते हैं।
उन कौन सी परिस्थितियां जो अंग्रेज़ों के प्रभाव से भारतीयों को परेशानी दी, उनमें से कुछ की चर्चा मैं आपके बीच में करता हूँ। नंबर 1, डलहौजी की राज्य हड़प नीति। विद्यार्थियों, अभी हमने आपसे चर्चा करी कि अंग्रेज शासन भारत पर अपना अधिकार कायम करना चाहता था, इसीलिए उसके द्वारा एक ऐसी नीति प्रभाव में लाई गई कि भारत में ऐसे शासक जिनके अपनी कोई संतान नहीं है, ऐसे शासक अंग्रेजी हुकूमत के परमिशन के बिना किसी दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकते और ऐसी स्थिति में उनके साम्राज्य को कंपनी शासन में विलय कर लिया जाएगा। तो विद्यार्थियों, इसके प्रभाव से भारत में तमाम ऐसी रियासतें रहीं, चाहे वो सतारा रहा हो, चाहे वो जौनपुर रहा हो, चाहे वो संबलपुर रहा हो, चाहे वो झांसी रहा हो, ऐसी तमाम रियासतें संतानहीनता के अभाव में ब्रिटिश हुकूमत में शामिल हुईं और जिसके परिणाम स्वरूप उन शासकों का अंग्रेजी शासन के प्रति खिलाफत का भाव पैदा हुआ और वहाँ पर रहने वाली जनता भी उस शासन व्यवस्था के प्रतिकूल गई, उसके अंदर विरोध के स्वर उत्पन्न हुए। दूसरा पॉइंट विद्यार्थियों, किसानों का शोषण। अंग्रेजी सरकार की शासन की नीतियां देश के किसानों की भी प्रतिकूल गईं। भारत में जो किसान व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था थी, इस पर अंग्रेज़ों ने जमींदारों को आधिपत्य दे दिया, जिस पर जमींदारों के द्वारा किसानों से टैक्स वसूले गए। उन टैक्सों की वसूली में जनता के हितों की उपेक्षा की गई, जिससे किसान भूखों मरने की स्थिति में आया, बेसहारा हुआ, जिससे उसके अंदर ऐसी शासन व्यवस्था के प्रतिकूल विरोध के स्वर उत्पन्न होते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों, तीसरा पॉइंट, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अवसर न देना। अंग्रेजी शासन व्यवस्था अंग्रेजों के लिए है केवल लाभप्रद रही। ऐसी शासन व्यवस्था में भारतीयों में योग्यता होने के बावजूद भी, क्षमता होने के बावजूद भी उनके साथ पक्षपात का व्यवहार किया गया। उन्हें सरकारी नौकरियों में अवसर प्रदान नहीं किया गया, जिससे भारतीयों को ऐसा लगने लगा कि ये शासन व्यवस्था हमारे लिए कभी भी हितकर नहीं हो सकती, इसलिए इसका विरोध तो कतई कतई होना चाहिए। अगला विद्यार्थियों पॉइंट, उद्योगों का समापन। उद्योगों का समापन विद्यार्थियों, भारत में अंग्रेजी शासन ने
अपने देश का बना हुआ कंपनी मेड माल जो है देश में बेचने के लिए नीतियां बनाई। वो माल भारत में बिक्री के लिए आया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में चलने वाले तमाम कुटीर उद्योग, जिसमें लघु उद्योग, जिसमें देश के लाखों लाख मजदूर कार्य पाते थे, जिंदगी का सहारा पाते थे, उनके परिवार की रोजी रोटी चलती थी। इस क्रूर शासन की दमनात्मक नीतियों के परिणाम स्वरूप इनका रोजगार छीन लिया गया, इनको मरने के लिए सड़क पर विवश कर दिया गया। ऐसी नीतियों से भारतीय पीड़ित हुए और ऐसी शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए अपना संकल्प कर लिया। इसके बाद विद्यार्थियों, तमाम ऐसे शासक रहे जिनकी शासन नीतियाँ देश के लिए बहुत ज़्यादा हितकर हुईं। उन शासकों में एक शासक था लॉर्ड लिटिन। उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लें। विद्यार्थियों, भारत का एक वायसराय लॉर्ड लिटिन के नाम से भारत आता है। उसके द्वारा देश में कुछ ऐसी परिस्थितियों को जन्म दिया गया जिससे भारतीय जनता में विरोध के स्वर मुखर होते हैं। उनमें से पहला इसके द्वारा जो गलत काम किया गया वो 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार की घोषणा है। क्या हुआ था विद्यार्थियों, इस दिल्ली दरबार के आयोजन में जिस समय में भारत में अकाल का माहौल था, फसलें बर्बाद हो गई थी, लोग भूखों मर रहे थे, सरकार को जहां भारतीयों के हित के लिए परवाह करनी चाहिए थी, उसी समय में लॉर्ड लिटिन के द्वारा 1877 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है और उस दरबार में ब्रिटिश महारानी को सम्मान दिया जाता है। ऐसे सम्मान के देने की वजह से जनता के मन में ये सोच बनी, ठीक। तो ये दिल्ली दरबार जो आयोजन किया गया, इससे भारतीयों में विरोध के स्वर मुखर होते हैं। इनमें देश को स्वतंत्र कराने की एक सोच बनती है। इसी संदर्भ में इसी लॉर्ड लिटिन के द्वारा एक और काम किया गया जिससे भी भारतीयों में विरोध के स्वर मुखरित होते हैं, और वो इसके द्वारा भूल करी गई वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो विद्यार्थियों, अगला वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये क्या था? इस एक्ट को लॉर्ड लिटिन के द्वारा 1878 में पारित किया गया और इस एक्ट के तहत इसने ऐसी नीति बनाई कि भारत की ऐसी प्रेसें जो हिंदी भाषा में समाचार पत्रों का प्रकाशन करती हैं, यदि वे अंग्रेजी शासन के खिलाफ बगावत के स्वर बुलंद करती हैं तो उन प्रेसों की
मान्यता रद्द कर दी जाएगी, उनका संचालन समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसी नीति को पारित किया लॉर्ड लिटिल ने और इस एक्ट के तहत भारतीयों ने यह महसूस किया कि आज यह शासन प्रेस पर ताला लगा रही है, कल हमारी जुबान पर यह ताला लगाएगी, तो इससे हम इस देश में भी रह कर के आज़ादी का सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसी शासन व्यवस्था को यहाँ से समाप्त होना चाहिए, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। ऐसी सोच विकसित होती है हम भारतीयों के मन में। अगला, इसी लिटिल के द्वारा एक और काम किया गया 1878 में ही, आर्म्स एक्ट। ये क्या था विद्यार्थियों? ये था शस्त्र अधिनियम 1878। इस अधिनियम के तहत भारतीयों पर यह पाबंदी लगाई गई कि भारतीय बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार अपने पास में नहीं रख सकेंगे। और इसके पीछे मकसद ये था कि भारतीयों को जब शस्त्र रखने की अनुमति नहीं होगी तो ये हमारा विरोध नहीं कर पाएंगे और इन पर हमारा शासन चलाना आसान हो जाएगा। इसलिए इस कानून को अंजाम दिया गया। भारतीयों को भी समझ में आया कि ये सारी नीतियां जो बन रही हैं वो हमारे लिए इसीलिए प्रतिबंधकारी बन रही हैं कि ये हम पर एक तानाशाही शासन चलाना चाहते हैं, हमारी स्वतंत्रता को समाप्त करना चाहते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ऐसी नीतियों से वो धीरे धीरे इस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जाते हैं। विद्यार्थियों, ये तो मैंने प्रस्तावना में कुछ बातें कहीं। अब आपकी NCERT जो किताब है उसका जो शुरुआत है वो कुछ यहाँ से शुरू होता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ विद्यार्थियों, ये है 1914 में स्टार्ट हुआ, 1918 तक चला। और जब ये विश्व युद्ध चल रहा था, आप पहले ही जान चुके हैं कि उस समय में भारत पर इन्हीं अंग्रेज़ों का शासन था। स्वाभाविक है कि ये युद्ध 4 साल तक के गतिमान रहा। इस युद्ध में तमाम सारे पूंजी बर्बाद हुई। उस पूंजी के प्रबंध के लिए इस अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत में कुछ नीतियों में परिवर्तन किया गया और वो परिवर्तित नीतियाँ भारतीयों के मन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ प्रतिद्वंदिता की भावना को विकसित करने में सहयोग करती हैं। क्या हुआ इस प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान, उसमें से मैं कुछ चर्चा करूं तो अंग्रेजी सरकार का विश्व युद्ध में रक्षा व्यय बढ़ा। इस रक्षा व्यय की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों इसने अमेरिका से भारी मात्रा में ऋण की प्राप्ति करी और उस ऋण की अदायगी के लिए इसने भारत में जो जनता थी उस पर करों को बढ़ाया। विद्यार्थियों, भारत में चूंकि गरीबी थी, वो टैक्स देने की कंडीशन में नहीं थे और विश्व युद्ध में जो है जो बर्बादी हुई, जो धन का नुकसान हुआ, उसकी पूर्ति के लिए इन्होंने ज़बरदस्ती भारतीयों पर टैक्सों को बढ़ाया। नए टैक्स विकसित किए गए। उस समय में सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। एक नया टैक्स
इनकम टैक्स इसको भारतीयों पर लागू कर दिया गया। तो ये तमाम टैक्स जो लागू किए गए भारतीयों पर इस अंग्रेजी शासन के द्वारा, इससे भारतीय परेशान होता है। उसके मन में इस अंग्रेजी सरकार के खिलाफत के स्वर उत्पन्न होते हैं। आगे फिर अगला कीमतों में वृद्धि। विद्यार्थियों, यह प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो इस विश्व युद्ध के दौरान तमाम सारी ऐसी वस्तुएं जो विदेशों से आयात हो जाती थीं, भारतीयों को आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। इस विश्व युद्ध के दौरान चूँकि आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसलिए भारत में विभिन्न वस्तुओं का जब खपत बढ़ी और आपूर्ति नहीं बढ़ पाई तो तेज़ी से कीमतों में बढ़ोतरी होने लगी। और उस बढ़ती हुई कीमतों पर जो संपन्न आदमी था वो तो एडजस्टमेंट को बिठाने में समर्थ हो पाया, लेकिन देश की जो बहुत बड़ी गरीब तबका था वो उन वस्तुओं को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया, जिससे उसके मन में विरोध के स्वर उत्पन्न हुए। आज़ादी की आपके जय भावना उसके मन में विकसित हुई। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, इस प्रथम विश्व युद्ध में एक और जो निर्णय लिया गया वो विरोध का कारण बना, वो था सिपाहियों की जबरन भर्ती। बच्चों, जब ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो इसे युद्ध संचालन के लिए भारी मात्रा में जवानों की आवश्यकता हुई। इन जवानों की आपूर्ति के लिए इसने भारत में अपना अधिकार कायम करते हुए भारतीयों की इच्छा के न होते हुए भी ज़बरदस्ती सिपाहियों की भर्ती की गई। उन्हें जबरन सिपाही बनाया गया और उन्हें सिपाही की ट्रेनिंग दे करके प्रथम विश्व युद्ध के मैदान में झोंक दिया गया। इससे तमाम सारे ऐसे लोग जिनके बच्चों को सिपाही बनने की इच्छा नहीं थी, ऐसे लोग विरोध में आते हैं, या ऐसे लोग जिनके घर के बच्चों को सिपाही बना करके युद्ध में भेज दिया गया, उन्हें मौत के घाट वहाँ उतार दिया गया, उनके परिवारों की अब रोजी रोटी भी चलाने वाला कोई नहीं था, वो बेसहारा हो गए। ऐसे तमाम सारे लोगों में जो इन अंग्रेजी शासन व्यवस्था के खिलाफ स्वर उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में विद्यार्थियों, केवल भर्ती ही नहीं की गई, केवल मौत के घाट ही नहीं सुला दिया गया। जब ये विश्व युद्ध खत्म हुआ तो तमाम सारे ऐसे सिपाही जो जीवित बच गए थे, ऐसे सिपाहियों को ज़बरदस्ती सेवा से निकाल दिया गया। ऐसे कदम के कारण भारतीयों में असंतोष का भाव उजागर होता है। इसके बाद विद्यार्थियों, तमाम सारी कथा है। चूँकि यह कोई शासन व्यवस्था 2-4 दिन की नहीं थी, 1600 से स्टार्ट करके और 1947 तक ये भारत में अंग्रेज रहे। कोई भी दिन इनका ऐसा नहीं रहा जो भारतीयों के हित में ये काम करते। इस कारण से तमाम सारी इन्होंने योजनाओं को अंजाम दिया, तमाम नीतियों को इन्होंने कायम किया, जिससे हमको नुकसान उठाना पड़ा और नुकसान के कारण ऐसी शासन व्यवस्था की
खिलाफत हम करते हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, आगे मैं बात करूं तो 1918-19 में, 1920-21 में सूखे की समस्या उत्पन्न हुई, जिसमें तमाम सारी फसलें बर्बाद हो गईं। इन फसलों के बर्बाद के होने के कारण भूखमरी की स्थितियां उत्पन्न हो गईं, उधर पूर्ति का सहारा छिन गया। और ऐसे समय में अंग्रेजी शासन व्यवस्था को देश के निवासियों की जहां चिंता करनी थी, उसने कोई भी मदद नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी नीतियां भारतीयों को अच्छी नहीं लगीं और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अकुलाहट को महसूस किया। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, आगे और मैं चर्चा करूं तो उसी समय के दौरान एक बीमारी आई, फ्लू की। और ये वैसी ही बीमारी थी जैसे कि आज संपूर्ण संसार कोरोना की बीमारी में चपेट में है। इसी प्रकार से 1918-19 के समय में फ्लू नामक एक कहर भारत पर व्याप्त होता है और इस कहर के प्रभाव से देश की 120 से लेकर के 130 लाख जनसंख्या मारी जाती है। ऐसे समय में इस जनता के जहां हित की परवाह करनी चाहिए थी, अंग्रेजी सरकार को अनदेखी करती है, जिससे भारतीयों में इस शासन व्यवस्था के खिलाफत होती है और आज़ादी की भावना उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, मैंने संक्षेप में राष्ट्रवाद के कारणों की कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं, इनकी आपके बीच में चर्चा करी। अब मैं इसके बाद का जो शेष भाग है अगले वीडियो में लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। चूँकि समय बढ़ रहा है, बातें अभी बहुत करनी हैं, इसलिए मैं आज यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अगली शीर्षकों को लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।